स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स में आई हेल्प यू में। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं और उम्मीद है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मुझे ये बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय बिंद, आशुतोष धर, पंचाम, बाबू मौर्य, आदित्य कुमार। गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का 7th चैप्टर विकास इवोल्यूशन। हमने इसमें पढ़ा था। हमने देखा इस चैप्टर में कि किस प्रकार से ब्रह्मांड, फिर पृथ्वी और उसके पश्चात जीवन की उत्पत्ति भी है। ये सभी आपको क्लियर होंगे। हमने बिग बैंग थ्योरी, ऑपरिन हॉल्डेन सिद्धांत के माध्यम और मिलर के सिद्धांत से इन तीनों के अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद हमने जो अगली क्लास देखी थी, हमने देखा था कि जैव विकास के प्रमाण क्या है, अर्थात पृथ्वी पे अगर जीवन पाया जा रहा था तो उसके क्या क्या प्रमाण थे। तो उसको हमने अलग अलग पॉइंट्स में देखा था। हमने देखा था क्या पता इनके पूर्वज एक रहे होंगे, लेकिन बाद में ये अलग अलग स्थानों पर जाकर के या बाद में जो धीमी गति से इनके शरीर में विकास हुआ उसके कारण इनकी संरचना कुछ अलग अलग हो गई, जिसमें आपने बहुत सारे लास्ट में पॉइंट पढ़ लिए थे। पहले मुझे बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है और आप सभी को वो सारे पॉइंट क्लियर है, बता दीजिए जल्दी। आदित्य कुमार, नेहा यादव गुड इवनिंग, सुपर स्टेटस जशवंत सिंह गुड इवनिंग, नमस्ते। जीत तोमर, अवधेश सिंह, रितु शर्मा, नेहा, अश्विनी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। तो क्लियर था आपको? सारे पॉइंट्स क्लियर है जो जो मैंने आपको बताए थे। अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं तो तैयार हो आप आंसर देने के लिए? हाँ, रोहित यादव बताइए क्वेश्चन पूछूंगी तो तैयार कितने बच्चे बोल सकते हो कि मैम आप क्वेश्चन पूछो, हम तैयार बैठे हैं? बताइए। हाँ, सबको गुड इवनिंग भी हो गया। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राहुल, मीना, ठीक। एक क्वेश्चन है आपके लिए। आप मुझे कल नहीं आए, जीत तोमर कल नहीं आए तो वीडियो भी तो देखनी थी, वीडियो देखते है ना, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। अमित यादव कह रहे हैं हाँ, अश्विनी हाँ, आदित्य कुमार ठीक है। आस्क यूर क्वेश्चन, ओके ठीक है। जरा बताओ मुझे, क्या बताओगे पर? अच्छा, हमने अवशेषी अंगों के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा था, बताओ जल्दी। अवशेषी अंग पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने क्या क्या देखा था कि कौन कौन से अवशेषी अंग है। पहले तो अवशेषी अंग में बता देती हूँ क्या होते हैं। ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में रहे होंगे लेकिन अब वो हमारे पास है लेकिन उनके कार्य नहीं है इतने। बताइए। हाँ देखो, सबके सब क्वेश्चन के लिए तैयार है, यानी कि आपने पढ़ा अच्छे से, है ना। हाँ, उत्तराखंड बोर्ड का बच्चा भी है कोई बात नहीं, आप शादी में थे जीत तोमर। चलिए, बताइए। तब हम फिर आज के देखते हैं। आज हमने उसके आगे के प्रमाण पढ़ने हैं। जयदीप, रितु शर्मा, रोहित, सुपर स्टेटस गुड इवनिंग, मौर्य। सुना नहीं क्या किसी ने क्वेश्चन? चलो, अब आप बाद में मुझे कमेंट में आंसर देना। इतना टाइम लगाओगे तो फिर कहाँ होगा, पूरा टाइम चला जाएगा। कमेंट में आंसर दे देना। अवशेषी अंग के अंतर्गत आपने कौन कौन से अंग पढ़े थे पूर्वज? अब देखो, लास्ट में हमने देखा था, मैंने आपको बताया था ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। एनसीईआरटी में इतना ज्यादा मेंशन नहीं है लेकिन आपको आने चाहिए कि जैव विकास के प्रमाण एक तो तुलनात्मक शारीरिक की संरचना के आधार पर दिए गए थे हमने, जिसमें समजात और संवृत्ति अंगों को पढ़ा था। क्लियर। उसके बाद हमने जीवाश्म देखा था, किस प्रकार से जीवाश्म के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि जैव विकास हुआ है। क्लियर। फिर जैव रसायन के आधार पर हर एक जीव की जो संरचना थी वो जैव रसायन आधार पर वो
लगभग समान ही थी, उनमें भी वही रसायन पाए जा रहे थे। भ्रूणीय अवस्था यानी कि जो भी, अरे हाँ, ठीक है। भ्रूणीय अवस्था में हमने देखा था कि अगर हम सभी जीवों की भ्रूणीय अवस्था को देखते हैं प्रारंभ में, तो सब ऐसे लगते हैं कि सबके जो पूर्वज होंगे, चाहे मछली हो, चाहे मेंढक हो, चाहे मनुष्य हो, अगर इन सबके भ्रूण को देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि सबके पूर्वज एक ही रहे होंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जैव विकास हुआ होगा। क्लियर। उसके बाद हमने संयोजन कड़ी देखी थी, है ना, और अवशेषी अंग लास्ट में देखा था। तो इसके बाद आप आता है पूर्वजता के प्रमाण, यानी जो पूर्वजों में ऐसे अंग जो पूर्वजों में प्रेजेंट थे लेकिन अब हम में प्रेजेंट नहीं है। किस किस के आंसर? पुष्पराज कुमार, आपका बहुत तेज है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, हाँ बिल्कुल सुपर स्टेटस। आंखों में कुछ है, निमेशक पटल, हमने जिसे कहा था ना, निमेशक पटल की बात करी थी हमने, तो वहां पर हमने ये देखा था कि क्या बोला था हमने, निमेशक पटल में यहाँ पर अगर हम अपनी आंखों की बात करते हैं मनुष्य में, तो हमारा उसका कोई कार्य नहीं है। लेकिन अगर बात करें हम जीव जंतु, छोटे जीव जंतु जैसे कि मेंढक की बात करते हैं, तो वो अपनी आंखों को साफ करने का कार्य करते हैं। बिल्कुल सही, हाँ ठीक है। हाँ, अकलदाढ़, जयदीप ने भी बहुत अच्छे से आंसर दिया है। अकलदाढ़ का भी हमारे शरीर पर कोई भी क्या है, कार्य नहीं है। ठीक है, जबकि ये कहाँ होते हैं, जो प्राइमेट्स मादाएं होती हैं उनमें क्रियाशील होते हैं अकलदाढ़, लेकिन हम में क्या है, मनुष्य में ये क्रियाशील नहीं है, बस दर्द ही देते हैं, मैंने बताया था आपको। अब हम पूर्वजता के प्रमाण देखेंगे। तो जीवों में कभी कभी ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो वर्तमान जाति के लक्षण नहीं है, किंतु वे क्या होते हैं, पूर्व जाति में पाए जाते हैं। ये वैसे मैंने कल बता दिया था। जैसे अगर एग्जाम्पल देखिए, तो कभी कभी मनुष्य के बच्चों में पूंछ का उत्पन्न होना, कभी कभी मनुष्य के शरीर पर कपियों की तरह समान बाल, घने बाल होना, है ना, ये सब मैंने आपको कल बताया था। हाँ ठीक है, तो यानी कि आप देखते होंगे कि अगर अभी हमारे शरीर में बाल प्रेजेंट है, बहुत कम मात्रा में है वो, ठीक है, तो अब उनका कोई यूज नहीं है। लेकिन पुराने समय में जो हमारे पूर्वज रहे थे, उनका शरीर पूरे बालों से ही ढका था। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे वो बाल जो थे वो उनको बचाते थे ठंड से। इसी प्रकार, ठीक, तो यहाँ पर पूंछ वाली बात भी कहे तो उस टाइम के जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, वो उस टाइम पे जो पूंछ रही होगी वो क्रियाशील रही होगी। लेकिन अब जो मनुष्य होंगे, किसी किसी पर अगर रह जाए पूंछ, तो वहां पर उसका कोई कार्य नहीं होगा, ये अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज रहे होंगे जिनमें ये सारे अंग पाए जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो जैव विकास की क्रिया हुई है, उसके पश्चात अब इन अंगों का कोई कार्य नहीं है। क्लियर इतनी बात? चल आगे चलेंगे। स्तंत्र ग्रंथियों का वक्ष के स्थान पर, उदर पर उत्पन्न होना, ये सभी इस बात को प्रकट करते हैं कि ये लक्षण मानवों के पूर्वजों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे किसके आधार पर कहे हैं, पूर्वजता के प्रमाण के आधार पर कहे हैं। क्लियर, आगे चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जंतुओं के भौगोलिक वितरण के प्रमाण। किस प्रकार से भौगोलिक वितरण की अगर बात करें, आखिर कैसे स्थान चेंज हुए और वो जीव सिर्फ वहीं पाए गए, इस आधार पर हम कैसे कह सकते हैं, भौगोलिक दृष्टि के आधार पर। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि जंतुओं का भौगोलिक वितरण जैव विकास के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है। कैसे? अगर आप देखोगे एग्जाम्पल में कि हाथी, सिंह केवल भारत व अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, जो हाथी और सिंह होंगे वो भारत और अफ्रीका के अंदर ही पाए जाते हैं, अर्थात इनके पूर्वज कहाँ रहे होंगे, यहीं पर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम जैबरा, जिराफ और दरियाई घोड़े की बात करते हैं, तो ये केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं, अर्थात जो इनके पूर्वज रहे होंगे वो यहीं रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है तथा कुछ अरब में भी पाए जाते हैं। कंगारू की बात करेंगे, भेड़िया केवल ऑस्ट्रिया में पाए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं भौगोलिक आधार पर कि जैव विकास हुआ है,
क्योंकि जो इनकी अब जो जनरेशन पाई जा रही है वो सिर्फ इन्हीं स्थानों पर पाई जाती है। ये आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनके पूर्वज भी कहीं ना कहीं इन स्थानों पर रह रहे होंगे, और जब उनके पूर्वज धीरे धीरे आगे जो इनकी जाति में विकास हुआ होगा, इस आधार पर हम ये सिद्ध कर देंगे कि जैव विकास भी यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से भी इसके प्रमाण प्रस्तुत करता है। क्लियर? आगे थ्योरी वाला है इसलिए थ्योरी वाला ही लगेगा, इसमें और क्या होंगे? हाँ, चलिए, प्राणियों का भूगर्भीय इतिहास यह बताता है। अब यहाँ पर बताना है किस प्रकार से बता रहा है कि प्राणियों का भूगर्भीय इतिहास यह बताता है कि पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एशिया से जुड़ा था तथा ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में मार्सुपिएलिया गण विकसित था। ठीक है, यूथीरिया और अन्य स्थानों पर फैले थे। जब एशिया व ऑस्ट्रेलिया अलग अलग हुए तो ऑस्ट्रेलिया में यूथीरियन नहीं होंगे के कारण वहां मेटारिथियन जैसे कंगारू विकसित हुए। ठीक है, ये कंगारू की प्रजाति बोल रहे हैं, इसके बारे में ये बताया है। जबकि शेष महाद्वीपों पे मांसाहारी यूथीरियन ने इन्हें समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर यही बताया गया है इन्होंने कि ये जो बात कही है कि भौगोलिक आधार पर पहले तो सब क्या था, एक था। ये सब बाद में बने कि एशिया को अलग कर दिया, अफ्रीका को अलग कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को अलग कर दिया। ठीक, तो इस आधार पर कह सकते हैं इनके पूर्वज यहाँ पर रहे होंगे, क्योंकि अब क्या होंगे, कोई भी जीव रहेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग यानी कि अपनी शारीरिक संरचना वो किस तरीके के तापमान को ग्रहण कर सकता है, सहन कर सकता है, इस आधार पर वो फिर अलग अलग स्थानों पर चले गए। तो ये प्रमाण हो सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जैव विकास हुआ है। क्लियर? ठीक है। हाँ आदित्य कुमार, थोड़ा सा ये ना थ्योरी वाला है, तो अब यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा थ्योरी पढ़ने में सबको ऐसा रहता है कि ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से ये सब बोला। अब इसके अतिरिक्त जो डार्विन जी थे, वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, क्योंकि डार्विन का अपने आगे सिद्धांत भी देखना है कि उन्होंने क्या प्राकृतिक वर्ण दिया था ना, प्रकृति वरणवाद दिया था। तो ये ध्यान रखना है, वैज्ञानिक ने दक्षिणी अमेरिका के 14 द्वीपों में गोलेपेगोस द्वीप, ये नाम याद रखना है, गोलेपेगोस द्वीप की चिड़ियाओं का अध्ययन किया और पाया कि इनकी चोंच में मौलिक अंतर पाया जाता है। ठीक है, जो भिन्न भिन्न वातावरण व परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ है, इन चिड़ियाओं को डार्विन ने फिंचे कहा। बस इसमें जो मेन बातें हैं ये डार्विन वाली बातें हैं कि इन्होंने 14 द्वीपों में कौन सा वाला था, जो गैलेपेगोस द्वीप था, उसमें इन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ चोंच वाली संरचनाएं पाई जा रही है, चिड़िया, जिन्हें इन्होंने क्या कहा, लास्ट में फिंच कहा, जो कि यहाँ उत्पन्न हो रही थी। क्लियर? ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, तो इतनी बात ध्यान रखनी है। हमने देख लिया है कि अभी अभी हमने एक पूर्वजकता के प्रमाण, अर्थात हमारे पूर्वजों में कुछ ऐसे अंग थे जो पहले कार्यरत थे लेकिन अब नहीं है, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, कि इन्होंने भौगोलिक स्थिति के आधार पर अपने आप को डिवाइड कर लिया और इनके पूर्वज क्या पता वहीं रहते होंगे, इस बात के आधार पर बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें बताई है। अब वर्गीकरण के परिमाण की बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो 2 पढ़ा है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये ध्यान रखना है वर्गीकरण के प्रमाण। ठीक है, अब वर्गीकरण के प्रमाण देखेंगे तो वर्गीकरण की पद्धति जैव विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। ठीक है, तो आपने क्लास 11th में वर्गीकरण पढ़ा होगा ना, 5 जगत का वर्गीकरण, ये सारा पढ़ा होगा। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वर्गीकरण हुआ है जब जीवों का, तो इसमें हम कहेंगे कि यहाँ पर जैव विकास हुआ है। किस प्रकार देखेंगे, इनमें जंतुओं, ठीक है, जो जंतु होंगे उन्हें नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में रखा। ठीक है, कैसे रखा हमने इन्हें, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में, मेरू रज्जु वाले और बिना मेरू रज्जु वाले जीवों को कैसे 2 समूह में बांटा गया, तथा नॉन कॉर्डेटा को प्रोटोजोआ से इकाइनोडर्मेटा तक रखा। आप जब पढ़ते हो 11th में, आपने पूरा ये चैप्टर पढ़ा होगा जीव जगत, उसमें आपने देखा होगा कि जो नॉन कॉर्डेट के अंदर, नॉन कॉर्डेट संघ के अंदर जो जो जीव आएंगे, जो भी जगत आ रहे थे, वो कौन थे, प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक, वो सभी क्या थे, नॉन कॉर्डेट वाले जीव थे।
क्लियर इतनी बात। उसके बाद आपने देखा जो सरलतम से जटिलतम के आधार पर वर्गीकरण किया, यानी जो कॉर्डेट वाले थे वो फिर आर्थ्रोपोडा से ऊपर वाले, ठीक है। कॉर्डेट वाला अलग समूह था, लेकिन इकाइनोडर्मेटा तक वहां पर क्या थे, वो सभी नॉन कॉर्डेट थे। क्लियर हो रही है इतनी बातें? हाँ चलिए अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। इसके अतिरिक्त अवशेषी अंग के उदाहरण भी पूर्वजकता के प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो मेन जो बात था, जो मेन असली जो आधार बताया गया था कि जैव विकास हुआ है, ये वर्गीकरण से पता चला था, क्योंकि इन्होंने क्या यहाँ पर क्या हो गया था, नॉन कॉर्डेट जीव को अलग रख दिया था, कॉर्डेट जीव को अलग रख दिया था। चलिए हाँ बताइए, आप किसी के कोई क्वेश्चन? इतनी बात सिर्फ समझनी है कि प्रमाण क्या क्या, आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, उसके आधार पर फिर हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा थ्योरी वाला है, इसलिए वो लग रहा होगा आपको कि ऐसा कैसे, और आपके चैप्टर से हट गया तो फिर बच्चे सोच रहे होंगे क्या ही हम पढ़े, है ना। लेकिन इससे आपके अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस आ गए आपके एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो फिर वहां पर आप क्या हो, कंफ्यूज ना हो, इसलिए चैप्टर पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे चले, तो समझो इसे कि क्या क्या है, ठीक है। तो मेन क्या हो गया, वर्गीकरण का प्रमाण से सिद्ध हो गया कि यहाँ पर जैव विकास हुआ है, क्योंकि पहले क्या थे, पहले प्रोटोजुआ वगैरह पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, यानी कि पहले नॉन कॉर्डेट जीव आ रहे हैं और लास्ट में क्या बना है, कॉर्डेट वाला जीव बना है। तो इससे पता चल रहा है कि जैव विकास, सबसे पहले हमने जैव विकास की डेफिनेशन ही ये पढ़ी थी कि यहाँ पर ये एक धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है जिसका पता एक लंबे समय के पश्चात चलता है। तो ये एकदम सिद्ध हो गया कि वर्गीकरण से कि पहले प्रोटोजुआ से जो इकाइनोडर्मेटा वाले जीव थे, इन सभी ये सभी जीव क्या थे, नॉन कॉर्डेट वाले थे। क्लियर। उसके बाद जो जीव आए थे वो कॉर्डेट जीव कहलाए थे। तो यहाँ पर हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जैव विकास हुआ है। क्लियर। हाँ चलिए आगे चले, अब बात करेंगे थोड़ा और आगे की। अब देखेंगे यहाँ पर वर्गीकरण के आधार पर दो यहाँ पर अवशेषी अंग के बता दिया। अब वर्गीकरण में आपने ये पढ़ना है कि अपसारी जैव विकास या अनुकूलीय विकास को क्या कहते हैं। अपसारी, अगर हम अपसारी जैव विकास की बात करेंगे, अर्थात जिनके जो पूर्वज होंगे वो सब क्या होते हैं, एक ही पूर्वज होंगे, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपसारी और अभिसारी में क्या अंतर होता है। अपसारी की बात करेंगे तो यानी कि एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों के उद्विकास को अपसारी जैव विकास कहते हैं। इन्हें हम अनुकूलीय विकिरण भी कहते हैं। क्लियर। अपसारी बोला है, अपसारी अर्थात जिनके पूर्वज सभी एक रहे होंगे, लास्ट बाद में क्या रहा होगा, इनमें अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। अगर इसका उदाहरण देखेंगे, आप देख लो मच्छर, ठीक है, ये भी क्या है, कीट होता है। कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच भी क्या है, कीट है, ठीक है। अगर अब बात करेंगे कि इनमें विभिन्नताएं क्या है, तो मच्छर के जो आगे के दांत होंगे, चोंच होंगी ना, वो क्या काम करेगी वहां पर, वो करती है खून चूसने का काम, ठीक है, खून चूसने का काम करती है। लेकिन कॉकरोच के जो दांत होंगे आगे के, वो भोजन को काटने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इनके पूर्वज तो एक रहे होंगे लेकिन बाद में इनमें विभिन्नताएं आई है, इस आधार पर हम ये कहेंगे कि जैव विकास हुआ है। क्लियर हो रही है इतनी बात। इसी प्रकार ये सभी क्या है, कीटों के अंतर्गत आ गया। अगर कीटों की मुख की बात करेंगे तो यानी इनके पूर्वज सेम है लेकिन इनके कार्य क्या है, अलग अलग है। इसका मुख चूसने का काम करेगा, खून चूसने का, लेकिन कॉकरोच के जो दांत होंगे वो भोजन को काटने का काम करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें ध्यान रखनी है आपको कि अपसारी अर्थात वे जीव जिनके पूर्वज एक ही रहे होंगे लेकिन आगे इनके शरीर में खुद ही विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। तो ध्यान रखना आपको। इसका एग्जाम्पल कीटों से मैंने आपको देख लिया है कि कीटों में क्या है, मच्छर की बात करें तो इसका जो मुख होता है वो चूसने का काम करेगा, कॉकरोच का जो होता है वो काम करता है किसका, काटने का, भोजन को काटने का काम करता है। ठीक है, तो क्लियर। हाँ जयदीप ठीक है, कुलदीप सिंह पुरानी वीडियो देखोगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा आगे आगे चले गए ना, कल से रिलेटेड ही टॉपिक चल रहे हैं, तो कल की क्लास जिसने ज्वाइन करी होगी तो आगे आगे थोड़ा समझ में आ जाएगा उसे, क्योंकि थ्योरी वाला है ना, तो थ्योरी वाला आपको पता है।
हाँ बताओ कुलदीप, क्या हो गया, बोलो फिर से बताओ। एक बार मैं ये बोल दूंगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पहले तो आपने वीडियो नहीं देखी होगी, मुझे इतना उम्मीद है आपसे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपने जैव विकास के प्रमाण देख रहे हो। किस आधार पर आप कहोगे कि जैव विकास हुआ है? तो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं बहुत सारे, कुछ हमने कल की वीडियो में पढ़ लिए हैं, कुछ आज जो छूट गए हैं वो मैं आपको पढ़ा रही। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ऐसे जीव होंगे जिनके पूर्वज एक ही होंगे, लेकिन बाद में ये अपनी भौगोलिक स्थिति आने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में चले गए और उसके कारण इनके शरीर की बनावट भी चेंज हो गई, इनके शरीर का काम, इनकी संरचनाएं बदल गई, ठीक। लेकिन इनके पूर्वज एक ही रहे होंगे। अगर हम इसकी बात करें, दोनों को हम किस समूह में रखते हैं? कीट समूह में रखते हैं ना। हम इन्हें कीड़े तो बोलते हैं। कॉकरोच को क्या बोलते हैं? जानवर जा रहा है, नहीं ना। हम क्या बोलते हैं? कीड़ा जा रहा है वो, है ना। मच्छर को क्या बोलते हैं कि ये क्या जा रहा है? पौधा जा रहा है, नहीं, है ना। जंतु थोड़ी भी जा रहा है, हम बोलेंगे कीट जा रहा है, कीड़ा जा रहा है, ऐसे बोलेंगे। तो अब देखो, ये है तो कीट समूह के अंदर, लेकिन क्या है, इसके जो इसका मुख होगा, मच्छर का मुख चूसने का काम करेगा। चूसने का, गर्मियों में आप देखते होंगे कि मच्छर हमें परेशान करते रहते, तो खून चूसने का काम कौन करेगा? मच्छर का मुंह करेगा। तो इस आधार पर तो हम ये कह सकते हैं कि कॉकरोच को भी चूसने का काम करना चाहिए, क्योंकि ये तो कीट समूह के अंदर आ रहा है ना। तो हम ये क्यों नहीं कह रहे? तो इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि कॉकरोच क्या है, ये बाद में अपनी बनावट के अनुसार अलग हुआ और इसके जो दांत होंगे वो भोजन चबाने का काम कर रहे हैं। तो बस यही है कि यहाँ पर क्या हुआ है? जैव विकास हुआ है, यानी कि कुछ परिवर्तन आए हैं। धीरे धीरे विकास, जो कीट रहे होंगे उनके गुण कुछ अलग थे, लास्ट में आगे चलते चलते वो कुछ और हो गए। क्लियर? अब आ गई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। हाँ, अब चलिए, तो यहां पर यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपसारी और अभिसारी की अगर हम बात करेंगे, अभिसारी यानी कि जब एक आवास में रहने के कारण जंतुओं में समान संरचनाएं विकसित हो जाती है, तो उसे अभिसारी जैव उद्विकास या विकासीय अभिसारण कहते हैं। अभिसारी अपसारी में क्या होंगे? अपसारी हम एक ही पूर्वज होंगे, ठीक है, लेकिन उनमें विभिन्नताएं आ गई। लेकिन यहाँ पर हम अभिसारी की बात करेंगे तो इनके क्या होंगे? ये सब एक स्थान पर रह रहे हैं और फिर इनके शरीर की संरचनाएं भी उसके अकॉर्डिंग ही एक जैसे ही हो गई, तो हम इसे कहते हैं अभिसारी। क्लियर? हाँ, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, तो यहाँ पर वेल व मछलियों के आकार में समानता आपने देखा होगा। वेल और, अगर हम वेल और मछली की बात करेंगे तो ज्यादा डिफरेंस क्या बता सकते हैं हम? बताओगे? मछली भी पानी में रहती है, उसके शरीर की बनावट भी ऐसी बनी है कि वो पानी में ही रहेगी। वेल की बात करेंगे, उनके शरीर की संरचना ऐसी है कि वो पानी में ही रहेगी, ठीक है। उनके जो श्वसन तंत्र होंगे, कुछ यहाँ पर क्या होंगे, इनके अंगों में समानता होगी। तो यहाँ पर जब स्थान एक जैसा हो गया, उनका जो स्थान है वो आवास स्थान जल है, तो उनकी बनावट कैसे होगी? जल के अकॉर्डिंग हो गई, है ना। अब उनके पास नाक तो होगी नहीं हमारी तरह की, सांस ले ले फेफड़े होंगे, नहीं ना। इसलिए क्या बोल सकते हैं कि अभिसारी यानी कि जब कोई जीव क्या होगा, एक ही भौगोलिक स्थिति पर आ जाता है तो उसके शरीर में भी समानताएं आ जाती है। क्लियर इतनी बात? हाँ, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो बस यही है इसमें। अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक वर्ण बड़े जीवों की तुलना में छोटे जीवों में अधिक तीव्र गति से होता है, क्योंकि उनका जीवन चक्र छोटा होता है और वे क्रम समय में अधिक पीढ़ियां उत्पन्न कर देते हैं, जैसे जीवाणु, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीव। हम बात करेंगे कि अगर प्राकृतिक वर्ण की बात करेंगे, कौन जीव ज्यादा देर तक रहते हैं, है ना। तो जो छोटे जीव होंगे वो अपनी संख्याओं को ज्यादा अधिक मात्रा में बनाते हैं, इसलिए उनका जो राज रहेगा वो ज्यादा रहता है। इसलिए जीवाणु, वायरस और जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, इनकी संख्याएं वातावरण में बहुत अत्यधिक होती है। ठीक, क्लियर? ठीक है। ज्ञानम यूनिवर्स आपके एनसीईआरटी में ना बहुत थोड़ा थोड़ा सा दे रखा है, उतना ज्यादा भी नहीं दे रखा। वैसे मैंने अभी तक एनसीईआरटी ही पढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा ऐड करा है क्योंकि वो इतना स्पष्ट रूप से आपको नहीं बता रही है। जितना आपको पॉइंट बना के अगर आप लिखोगे तो वो वहां पर ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। ठीक, ठीक है। अच्छा, किसी किसी के वहां से ये हटा दिया गया है विकास वाला चैप्टर,
पर कोई बात नहीं, आपको अपने नॉलेज में भी काम करना है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो ये जरूरी होगा चैप्टर, ठीक है। तो इस आधार पर ये नहीं बोल सकते हम कि कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो वो वेस्ट है, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। बाद में देखोगे, बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर वीडियो देखोगे तब समझना जरूरी है वहां पे। क्लियर? चलिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, वो तो आपका चैप्टर आएगा ही आएगा, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के जल्दी से करेंगे काम, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे चले। अब देखेंगे वर्तमान में कीटनाशकों और शाकनाशकों और प्रतिजैविक के उपयोग से इन सूक्ष्म जीवों में प्रतिरोध के जीन बढ़ रहे हैं, जिससे उनमें आनुवांशिक परिवर्तन तेजी से गति से हो रहा है। सूक्ष्म जीवों में हो रहा यह विकल्प परिवर्तन मानव द्वारा उत्पन्न क्रियाओं द्वारा होने वाले विकास और ज्वलंत उदाहरण है। अब आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में, आप कोरोना का ही एग्जाम्पल ले लो, वायरस से कितनी तेजी से बढ़ते लग रहा है ना। तो ये क्या बोल सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव होंगे ये अपना ज्यादा म्यूटेशन करके अपनी संख्याओं को और अधिक बताते हैं, अपने अंदर अपने जीनों में और परिवर्तन करके ये खतरनाक से खतरनाक रूप ले रहे हैं, है ना। तो यानी कि अगर हम कोरोना को देखेंगे तो इसका भी तो जैव विकास चल रहा है। अब कभी आप लंबे समय के बाद कोरोना के बारे में पढ़ोगे तो फिर आप पढ़ोगे कैसे इसका जैव विकास हुआ था। पहले अल्फा रूप आया, फिर डेल्टा आया, फिर ओमिक्रॉन आया, इसके बाद जो आएगा फिर वो ऐसे ऐसे करके अपनी संख्याओं को बढ़ाने में लगा है, वो अपना म्यूटेशन करने में लगा है। तो इस आधार पर जब फ्यूचर में आप कोरोना के बारे में पढ़ोगे तो आप वहां पर देखोगे कि किस प्रकार से वायरस ने अपना विकास कर रहा है, ठीक है। तो वो उस टाइम पे जैव विकास कहलाएगा। क्लियर? हाँ हाँ, चलिए आगे चले। जीवों के लक्षण में होने वाला परिवर्तन, जीवों के लक्षण में होने वाला परिवर्तन निर्धारित नहीं होता है, यह प्रक्रिया के कारकों पर निर्भर होता है। यह असाधारणीय घटना है जो संयुग वंश हुए उत्परिवर्तनों व विभिन्नताओं के कारण उत्पन्न होती है। मैंने बताया ना, वो अपने शरीर में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, उनके जीन परिवर्तन हो रहे हैं, म्यूटेशन वगैरह हो रही है ना। तो इस आधार पर वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग रूप में बनते रहते हैं। क्लियर इतनी बात? ठीक है, हाँ ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ सबसे, पूछू फिर क्या पूछूं मैं आपसे, कल का पूछूं मैं एक, बच्चे बोल रहे कि क्वेश्चन पूछो मैम एक, तो फिर तब मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्या तैयारी करी है। अच्छा, समजात अंग किसे कह रहे थे हम, भौगोलिक शारीरिक संरचना में हमने पढ़ा था, तो समजात अंग किसे बोला था, बताइए बताइए बताइए। तब तक आप अपना आंसर रेडी रखिए, साथ साथ में आगे चलते हैं, ठीक है। टाइम अगर, हाँ अब ये वाला जो है औद्योगिकी अतिक्रमण यानी औद्योगिकी आधार पर अगर हम बोलते हैं तो ये वाला आपकी बुक में मेंशन कर रखा है, इसे पढ़ लेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें इंग्लैंड में 1850 में हुई औद्योगिक क्रांति से पूर्व पेड़ों के तने भूरे रंग के थे, क्योंकि इन पर भूरे रंग के लाइकेंस पाई गई। सिंपल सी बात है कि उस टाइम पर क्या था, जब तक क्या होंगे, यहां पर देखते हैं, ठीक है। जब तक क्या है, मेन चीज समझना आपको, यहां पर लाइकेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइकेन की बात कर रहे हैं, ठीक। लाइकेन आपको पता होना चाहिए क्या है, जिसे पता है वो अभी कमेंट में कर लो, क्योंकि क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर में जीव जगत का वर्गीकरण, वहां पर आपको लाइकेन दे रखा था। तो जैसे लाइकेन के बारे में पता है वो जल्दी से लिख दो, और साथ में समझो यहाँ पर ये क्या बात करना चाह रहा है कि औद्योगिकी आधार पर अगर हम कहेंगे तो लाइकेन क्या होंगे। अगर लाइकेन देखते हैं, जब उद्योग नहीं थे, ठीक है, जब उद्योग नहीं थे तो लाइकेन का कलर कैसा था, भूरे कलर के थे। लेकिन जब क्या हुआ, बहुत सारे, इंग्लैंड की बात करें कि उद्योगों का विकास हुआ, तो इनसे निकलने वाले धुएं के कारण यही लाइकेन जो थे वो काले रंग के हो गए, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस कारण ये काले हो रहे हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, लाइकेन को प्रदूषक का संकेतक भी बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? तो आंसर आ गया होगा मुझे लगता है अभी तक, हाँ
आया नहीं किसी का आंसर? बताइए। हाँ, जो ये हाथ पैर की बात कर रहे हैं जयदीप कुमार, रितु शर्मा, ये कल के टॉपिक में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये बस आगे आगे क्या है, ऑर्गन स्ट्रक्चर आर सेम बट फंक्शन आर डिफरेंट। वेरी गुड बाबू मौर्य, बिल्कुल अच्छा आंसर। बस गूगल से सर्च ना मारा हो तो है ना, खुद लिखा है तब बहुत अच्छी बात है। हाँ, समजात अंक की बात करें। अच्छा हाँ, तुमने वो रितु शर्मा, अच्छा मैं समझ गई, तुमने सबने वो दिए हैं, एग्जाम्पल दिए। ठीक है जयदीप, वेरी गुड। हाँ, मैं क्वेश्चन ही भूल गई अपना, कोई बात नहीं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। रितु शर्मा, जयदीप, बाबू मौर्य, और हाँ बिल्कुल बढ़िया। ये सब ना गूगल वाले इतनी जल्दी जल्दी लिख करके आ रहे हो, लाइकिन के बारे में पूरी हिस्ट्री। अब देखो वो लेकर के, तो कौन है ये, नाम भी ऐसा है, अंजलि, है ना। कहां से, गूगल से सर्च मार करके लेके तो आगे, लेकिन जो मेन चीज थी वो तो बोली नहीं गूगल जी ने, ये तो गलत हो गया। बताइए, लाइकिन का सिंपल बोला है मैंने, सिंपल आपने पढ़ा होगा लाइकिन को क्या बोलते हैं, बताइए। ऐसे गूगल वाले पे अगर गूगल से सर्च भी मार रहे तो थोड़ा सा दिमाग लगा के मारना है। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, लाइकिन के बारे में आप बताओगे। ठीक है बाबू मौर्य, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। और जो गूगल वाला है लाइकिन के बारे में बताने वाला, इतना बड़ा लिख तो लिया है पर मुझे मेन पॉइंट चाहिए। हाँ देखना, ठीक है। विशाल गौतम, सेम वर्क करते हैं, हाँ ठीक है, सेम वर्क, अलग अलग कार्य करेंगे, समजात संरचना समान, कार्य अलग अलग, है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है प्रीति, 1 2 3, ठीक है ठीक। कुछ कुछ के आंसर दिख रहे हैं, कुछ कुछ के गलत दिख रहे हैं। हाँ, लाइकिन आपके लिए होमवर्क। अब लाइकिन के बारे में आपकी जिम्मेदारी कि आप बताओ, बिना गूगल से सर्च मारे। क्लास 11 का याद करो कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट लाइन थी लाइकिन के बारे में, और वहां पर आपको देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें मैं बता देती हूँ। यहाँ पर देखेंगे उस टाइम पे जब उद्योग नहीं थे तो वो भूरे रंग के थे, ठीक है, इसलिए यहाँ भूरे रंग के सलब अधिक संख्या में थे। ठीक, क्योंकि वे क्या थे, पृष्ठभूमि में दिखाई नहीं देने के कारण शिकारियों से बचे रहते थे। क्योंकि भूरे रंग के होंगे तो यानी वो शिकारियों से बच जाते थे। ठीक, अब क्या होंगे, परंतु एक दूसरे काले सलब पृष्ठभूमि में अपने आप छिपा नहीं पाए। ठीक है, अच्छा ठीक है, काले रंग के हो गए। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, लाइकेन को हमने बोला प्रदूषण संकेतक बोलते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी कि जहां पर भी प्रदूषण होता है वहां पर लाइकेन का निर्माण नहीं होता है। लाइकेन की बात करेंगे तो लाइकेन का निर्माण वहां नहीं होता है जहां पर प्रदूषण पाया जाएगा, वहां पर लाइकेन पनपते ही नहीं है, इसलिए ये बातें भी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो यही सब था आपका क्या, जैव विकास के प्रमाण क्या क्या पढ़े, तो वो सब ध्यान रखना है कि क्या क्या आपके प्रमाण थे, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा इसके आगे का। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। मेन चीज है कि समजात, संवृत्ति अंग, अपसारी, अभिसारी अंग, ये बातें क्लियर रखनी है। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन रहता है, अनुकूली विकिरण क्या होता है। तो एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों के उद्विकास को अनुकूली विकिरण कहते हैं। हमने अपसारी में भी देखा था कि एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों के उद्भवन को अनुकूली विकिरण कहते हैं, क्योंकि इनमें एक जाति से अलग अलग जातियों का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, मैंने ये भी बता दिया अभी आपको कि ये अपसारी जैव विकास कहते हैं, क्योंकि अपसारी में हमने देखा कि किस प्रकार से जीव क्या थे, एक ही पूर्वज से पैदा हुए हैं, लेकिन बाद में इनकी संरचनाओं में विभिन्नताएं आ गई। कीटो वाले एग्जाम्पल्स मैंने अभी समझाया, मच्छर वाला और कॉकरोच वाला। ठीक है, तो अनुकूली विवरण भी यही है कि यहाँ पर जो जीव पैदा हुए हैं वो एक ही पूर्वज से पैदा हुए हैं,
और इनकी शारीरिक संरचनाएं भिन्न भिन्न हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बस ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा प्राय तब होता है जब विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली एक जाति के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं और लंबे समय बाद अलग अलग जातियों का निर्माण करते हैं। ये भी मैंने अभी आपको बता दिया है कि कब होगा। पहले तो ये एक ही थे, एक ही पूर्वज से पैदा हुए, लेकिन जैसे इनकी भौगोलिक स्थितियां बदल गई और इनके शरीर की संरचनाएं भी धीरे धीरे चेंज होने लग जाती है, इस आधार पर हम ये कहेंगे कि अनुकूली विकिरण वही होगा। अब सारी जो जैव विकास हम बात कर रहे थे, क्लियर इतनी बात सबको? हाँ ठीक है, बस इतनी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेन चीज यही थी, अनुकूली। अगर जिसके चैप्टर से नहीं हटा है ये क्वेश्चन, ये याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दिया है मैंने, ठीक है। जिसके चैप्टर, जिसके कोर्स से ये नहीं हटा है चैप्टर, ये ध्यान रखेंगे कि अनुकूली विकिरण पूछा जाता है बहुत बार। और क्या पूछा जाता है, अपसारी अभिसारी में अंतर, ठीक है, समजात और हमारा समजात और समवृत्ति अंग में अंतर, क्लियर। जैव विकास के प्रमाण भी पूछ लिए जाते हैं आपको, भूणीय आधार पर पूछ लिया जा सकता है, जीवाश्म के आधार पर पूछ लिया जा सकता है, जैव रसायन के आधार पर पूछ लिया जा सकता है। तो वो सब आपने क्लियर कर लिए है, ठीक। बस इतना ये पूछा जाता है। इसके आगे जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर मैं वहां पर भी आपको क्लियर करती रहूंगी, लेकिन ये क्वेश्चन एक बहुत मेन क्वेश्चन होता है, छोटे पे भी पूछा जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या होगा, डार्विन के गैलोपोगस द्वीप की यात्रा में उन्होंने पाया कि वहां उपस्थित काली छोटी चिड़िया जितनी भी थी वहां किस में पाई जा रही थी, छोटी छोटी चिड़ियाएं पाई जा रही थी, ठीक है। इन्हें बीज पक्षी चिड़िया से विकसित हुई। हाँ, वहां जो छोटी छोटी पक्षी पाई जा रही थी वो थी तो संरचनाओं में अलग अलग, लेकिन जो उनकी पूर्वज थी वो बीज पक्षी थी। बस इसका उदाहरण दिया है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? अच्छा, विनय मौर्य हो गया है, अच्छी बात है। जिसके पेपर हो गए बहुत अच्छी बात है। अब आगे की तैयारी के लिए तैयारियां शुरू कर लो, ठीक है। और बताइए कुछ कि सबको क्लियर हो गया? मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जिसके बोर्ड एग्जाम में है चैप्टर वो ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उस आधार पर आप अपनी तैयारी करोगे। हाँ बिल्कुल ज्ञानम, आपका आंसर अब आ रहा है, कोई बात नहीं, पर सही आंसर है, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, कपिल कुमार, अजय बिंद, हिमांशु, सबको क्लियर हो गया होगा। जितना थोड़ा थ्योरी वाला था वो मैंने बता दिया, जो मेन था एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वगैरह थे वो मैंने कल की वीडियो में भी बता दिए थे। साथ साथ इसमें थोड़ा सा और था, वो भी आपको पता होना आवश्यक है, क्योंकि इसको समझना है तो ये पता होना आवश्यक है, ठीक। चलिए, स्वाति मौर्य, ठीक है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और ये भी ध्यान रखना है कि मंडे परसों 6 बजे आपका एमसीक्यू सीरीज होगा चैप्टर नंबर 6 की, तो अच्छे से तैयारी करना है आपने, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। हाँ अच्छा, ये तो खैर है नहीं आपके पास, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो फिर मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो जो बच्चे कल की वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना, फिर आपको एक चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेन था इसका कि आपको समझना। अच्छा हाँ मैम, पूछो, क्या पूछूं? लास्ट में रख लो एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं, सोचती हूँ पहले क्या पूछूं मैं आपसे। अच्छा हाँ ठीक है, मुझे सब ये बताओगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, ठीक है। और ये भी बताओगे कि लास्ट में जीवन की उत्पत्ति का प्रमाण यानी कि जो प्रयोग किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था, कौन से प्रयोग द्वारा समझाया था, ये आप बता देना, क्लियर, ठीक है। कोई बात नहीं विनय मौर्य, ये वाला तो मैंने परसों पढ़ाया था, तो आप बता देना, उसके बाद सारे आंसर दे लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।